Good morning, viewers. And today we are here again with our own Dr. Priya. We had a lovely interview, which I'm sure all of you must have seen and thoroughly enjoyed and learned so much from it. Today we are going to talk something about very serious issue which is called as Down syndrome, and she is probably the best person because she can tell a lot about what is Down syndrome and how we can confirm if the growing baby has this genetic disorder. So welcome Dr. Priya. Before हम आपसे बहुत सारी बातें करें, I want you to introduce yourself. Okay, hello and greetings to all our viewers who are loyal to Medi Chit Chat, and a very good morning, Dr. Richa. So, I'm Dr. Priya, I'm a fetal medicine consultant. I'm an obstetrician and gynecologist. After that, I've done a fellowship in fetal medicine, which is a subspecialty of obstetrics, and I'm practicing in Navi Mumbai and Mumbai since 7 years. Okay, so now we are today wanting to address now. Actually, हमारा जो last video था उसमें हमने सारी प्रेगनेंसी के मतलब कितने नॉर्मली स्कैन्स होते हैं और जनरल हमने बातें की थी. सो इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक, थोड़ा सा डिटेल में एक एक क्षेत्र में जाएंगे इसके कि डाउन सिंड्रोम. अब जो हमने अगर आपको अटेंड किया होगा, याद होगा, तो जो एनटी स्कैन के बारे में जो हमने बात की थी, एनटी स्कैन जो है वो प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में, तो जैसे हमने बोला था कि 11 वीक्स टू 13 + 6 वीक्स, ये जो शॉर्ट 3 वीक्स का जो गैप है, इसमें जो हम सोनोग्राफी करते हैं उसको हम एनटी स्कैन कहते हैं, और इसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की. अब ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, अगर हम कोई भी कपल हमारे पास आता है तो ये कभी कभी उनको ग्रीक और लैटिन की तरह सुनाई देती है. तो मैं इसे थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके बोलूँगी. अब फीटस को तो हम देख ही रहे हैं, उसमें कुछ मार्कर्स देख रहे हैं, जैसे कि बच्चे के नेक के पीछे जो थिकनेस है, मतलब कि गर्दन के पीछे का जो पानी की मात्रा है उसका जो मेजरमेंट है उसको एनटी बोलते हैं. जब ये एनटी या जो पानी की मात्रा है वो अगर बढ़ जाती है एक नॉर्मल रेंज, जैसे कि 50 मिलीमीटर के फीटस के लिए 2 मिलीमीटर, 1.5, 1 मिलीमीटर, ये सब ओके है. बट अगर इतनी 5 सेंटीमीटर के फीटस के लिए 3, 4, अगर ऐसे कोई हमें वैल्यू मिल जाती है एनटी में, या फिर उसकी नेजल बोन अभी तक आ जाती है, दिख जाती है, बट कुछ कुछ केसेस में नहीं दिखती, लेट दिखती है, और कुछ मार्कर्स हैं. अगर हम ये देखते हैं तो हम ये क्यों देख रहे हैं? तो हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें एक रिस्क असेस हम लोग कर सके कि हाँ, इस फीटस का कोई रिस्क ज़्यादा है. किसके लिए? क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए. अब क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? तो उनको हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो गुणसूत्र बोलते हैं. और हर एक जीवाणु, एनी लिविंग बीइंग हैज़ क्रोमोसोम्स. हमारा जो भी जेनेटिक मेकअप है, एक इंडिविजुअल जिस जेनेटिक, जैसे कि मैं हूँ, मेरा एक इंडिविजुअलिटी, मेरे हाइट है, मेरे कलर ऑफ द स्किन है, कलर ऑफ द हेयर है, कलर ऑफ आइज़ है, एक जेनेटिक्स है, मेरी नोज़ है, वो ऑफकोर्स मेरी पेरेंट्स के साथ मैच होगी. इसको क्या बोलते हैं? ये जेनेटिक्स है. Correct. तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से हर एक सेल में होती है, हर एक सेल में, और उस सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डीएनए बोलते हैं. सो ये जो डीएनए है इसको हमारे जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स में ये सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंबाइल्ड होता है. अब 46 मतलब 46 क्रोमोसोम्स नहीं, वो एक्चुअली है पेयर्स में. जैसे कि हमारी सॉक्स की पेयर्स होती हैं, शूज़ की पेयर्स होती हैं, तो उस तरह से हमारे क्रोमोसोम्स की पेयर्स में होते हैं ये. तो इसको 1 to 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में हमारा सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड होता है. और 23 पेयर्स मतलब 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स. अब जब भी एक फीटस की या एक ह्यूमन बीइंग की बनावट होती है तो ये जो 23 क्रोमोसोम्स है ये मदर से आते हैं, और दूसरे 23 फादर से आते हैं, और ये 23 + 23 मिक्स होके, दोनों के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होके 46 क्रोमोसोम्स उस फीटस का जेनेटिक मेकअप हो जाता है. अब इसमें जो 22 यानी 1st to 22 जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र है उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं. मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है उसको, उसके ऊपर हमारी बॉडी की, हमारी सब कुछ, इंटेलिजेंस की, एट्सेट्रा. जो लास्ट 23rd पेयर है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं. मतलब उसमें होगा एक्स वाई, एक्स
एक्स, सो एक्स तो कॉमन है, बट अगर एक्स के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन में वाई आ जाता है तो वो इंडिविजुअल एक पुरुष या मेल हो जाएगा। Correct. और अगर एक्स के साथ एक एक्स आ जाती है तो वो फीमेल या स्त्री फीटस होगा। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। अभी इसमें जो 21st पेयर है उसमें कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम सारी चीज़ें छोड़ के, एक तो इतने थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, सारी छोड़ के हम डाउन सिंड्रोम के बारे में ही क्यों बात करते हैं? करेक्ट। तो और ये है क्या? तो ये जो हम रेफर कर रहे थे 21st क्रोमोसोम के बारे में, कभी कभी ये जो 2 नंबर होना चाहिए 21st उसके अलावा एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये 3 बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राई। सो इंस्टेड ऑफ 2 इट इज ट्राई, सो ट्राइजोमी 21। ओके, इसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, क्योंकि जब जिसमें ने भी इसको डिस्क्राइब किया था वो उनका नाम के हिसाब से इसको नाम दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ओके, सो ये हो गया उसका क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। बट ये हो जाने से उस इंडिविजुअल को क्या क्या डिफरेंट हो जाता है कि हम जो नॉर्मल है उससे डाउन सिंड्रोम कैसा डिफरेंट है। ओके, और हम लोग उसके बारे में कंसर्न क्यों है? तो एक बात कहूंगी कि ट्राइजोमी तो हर एक क्रोमोसोम में हो सकती है, ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 13, ट्राइजोमी 1, 2, 5, कुछ भी। बट अगर ऐसा होता है तो वो फीटस 3rd मंथ के बियॉन्ड अपने आप ग्रो नहीं करेगा, नेचुरली ही डिस्कार्ड हो जाता है। यस, सो नेचर विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट, वो उसे बढ़ने ही नहीं देगा। तो इतने सारे हम जो मिसकैरेजेस देखते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, उसमें हम हर एक की तो जांच नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारी जो मिसकैरेजेस होती है उसका रीजन ये होता है कि उसमें कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो, नेचर हैज टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ, सो गॉड इज स्क्रीनिंग ऑल दोस थिंग्स, गॉड हैज discarded all those but even things. treated the problem, taken care of it, अब उसने उस प्रॉब्लम को आप तक पहुंचने नहीं दिया। करेक्ट। बट डाउन सिंड्रोम में एक ऐसा हो जाता है कि ये सारी अगर ट्राइजोमी 21 होती भी है तो एक 90% ऑफ द केसेस में ये सारे ये फीटसेस में हमको डिफेक्ट्स दिखेंगे, हार्ट डिफेक्ट दिखेंगे, हमको दिखेगा कि उसका फेस जो है वो हमारी तरह तो है ही बट थोड़ा फ्लैट लगेगा, उसका नोज थोड़ा फ्लैट लगेगा, उसकी आईज थोड़ी सी सेपरेटेड लगेंगी। ओके, फिर उसकी टंग जो है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ। सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। छोटा जो टो है, ये जो छोटी फिंगर है वो ये, सो ये ऐसे सारी बहुत सारे मार्कर्स हैं। तो ये तो हो गए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बट मेन क्या होता है कि अगर ये कोई भी डिफेक्ट हो, करेक्टेबल भी हो, और कुछ 5 to 10% ऑफ फीटसेस में ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी, आपको कोई मेजर डिफेक्ट नहीं दिखेगा, बट बेबी को क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होगा और डिलीवरी के बाद ये बच्चे अच्छे से ग्रो होंगे, वो 20, 30, 40 ईयर्स तक आपके साथ इस दुनिया में जिएंगे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ठीक होगी। अगर उनको हार्ट डिफेक्ट भी है और आपने आजकल कार्डियक सर्जरी सो एडवांस्ड कि अगर आपने उसकी कार्डियक सर्जरी कर भी दी, उसके बाद में फाइन, दे डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम, दे विल लिव थ्रू विथ यू इन द 2nd, 3rd, 4th डिकेड। बट देयर इज अ कैच कि उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो उतना नॉर्मल सी के आईक्यूज में की लेवल में नहीं आएगा। वो एक तरह से आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। आप पे मतलब जो एक्सपेक्टिंग कपल है, जो उनके पेरेंट्स है, उनके ऊपर फिर वो डिपेंडेंट रहेंगे और उनको स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत स्पेशल नीड्स एंड केयर हो सकता है बच्चे को। Some of them are very intelligent though. Some of them are In very fact, intelligent. I would, as a fetal medicine consultant, we never want to take out any life out of. Our motto is to give maximum normal, nice life and add on to our population. Right. But Down syndrome के बारे में मैं यही बोल रही थी कि they are not only living, they are happy people. We are, हमको लगता है कि हम नॉर्मल हैं, इंटेलिजेंट हैं, आधे तो लोग हम में डिप्रेस्ड हैं, बट हमारे डाउन सिंड्रोम के फीटसेस या डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स, उनको बोलते हैं हैप्पी सिंड्रोम, उनको बोलते हैं हैप्पी फेसेस, बिकॉज God has given them one problem, but He has blessed them with other, that He has made them happy. They are smiling, they enjoy music. अगर आप गूगल करें तो आपको मिलेगा कि कुछ डाउन सिंड्रोम, they have overcome these problems behavioral therapy के through, and they have come to a level जहाँ पे उन्होंने भी कुछ नॉर्मल पोस्ट पे काम करना वगैरह, एक अगर एक ही ब्रांच में अगर उनको एजुकेशन
वो ले सके तो उन्होंने ली है एंड दे डन फेयरली They can be वेल. very well vocationally trained for Yes, things. yes, and they love music. Love They music. love music. They're very social. Right. Yes. Only issue is that with working couples sometimes it becomes difficult because फिर एक कोई full time बच्चे का care लेने के लिए it's like a small baby who might probably not grow up completely. Yes, तो yes. वो एक stress रहता है. Yes. So इसके लिए we are so concerned and अगर patient some parents might be there जिनको पता चला उनको डाउन्स है so they take a informed decision that हमको ये baby Yes. चाहिए. Yes. In spite of that my baby is down, I want it. Right. But then there is other lot who might not be able to manage या जो special needs हैं तो there this whole diagnosis, confirming a diagnosis of Downs Yeah. so that they can take an informed decision to continue or not to continue Yeah. ये आ जाता है. तो अब हमें आप ये बताएं कि क्या वो तरीके हैं जिनसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस बच्चे में डाउन्स है कि नहीं है. सो हम जो ये एंटी स्कैन कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट. तो हम ना नॉर्मल पॉपुलेशन या जो भी प्रेग्नेंट महिला आ रही है उनकी सारी फीटसेस को स्क्रीन कर रहे हैं, छांट रहे हैं, जैसे कि फिल्टर कर रहे हो कि जो नॉर्मल है वो बह जाए और जो हाई रिस्क है वो हमारी फिल्टर के ऊपर रह जाए कि हाँ ये चीज़ें हम ये जो फीटसेस है इनकी हाई रिस्क आ गई है डाउन सिंड्रोम या कुछ किसी भी और सिंड्रोम के लिए और अब इनमें हमें टेस्ट करके देखना है. तो जिसमें भी हाई रिस्क आता है उसको हमें देखना पड़ता है कि हमें कंफर्म करना पड़ेगा ना इसको डाउन सिंड्रोम है कि नहीं. तो कैसे कंफर्म करेंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट तो हमें उस बच्चे का कोई सैंपल लेके ही टेस्ट करना पड़ेगा. अब जैसे कि हमारी इंडिविजुअल हम जो एडल्ट्स हैं हमें हीमोग्लोबिन शुगर चेक करना है, हम अपना ब्लड लेते हैं लेबोरेटरी में देते हैं, उसमें शुगर हीमोग्लोबिन चेक करके हमको रिपोर्ट आता है. बट हम बेबी का ऐसा नहीं कर सकते. फीटस के अंदर जाके बेचारे का हम लोग ब्लड तो नहीं ले सकते. तो हम क्या जांच कर सकते हैं? फीटस के अराउंड प्लासेंटा होता है जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा कनेक्टेड होता है और दूसरा तो उसके अराउंड पानी होता है. तो अगर हमें जो हम रिस्क असेसमेंट कर रहे थे अगर हम लोग 13 वीक्स के अंदर है तो 11 to 13 वीक 6 डेज में हम लोग फीटस के अराउंड प्लासेंटा है उसका हम लोग नीडल से सैंपल लेते हैं. हाँ हमें नीडल तो अंडर गाइडेंस इंसर्ट करके उसका सैंपल लेना पड़ता है. वो जो प्लासेंटा में सेल्स है और फीटस के सेल्स है दे हैव मोर देन 95% केसेस में सिमिलर कंपोजिशन. So आप वो लेके कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग के बारे में बात इसे हम बोलते हैं कोरियन विलिस सैंपलिंग. कोरियन मतलब प्लासेंटा. प्लासेंटा के अंदर होते हैं विलाई और ये इन विलाई का हम नीडल से सैंपल लेते हैं और लेबोरेटरी को भेजते हैं. उसमें दे विल कल्चर द सेल्स, उसको ग्रो करते हैं और फिर ये जो हम डीएनए की बात कर रहे थे उस डीएनए क्रोमोसोम्स को वो डायरेक्टली स्लाइड पे सेपरेट करके माइक्रोस्कोप से देख के आपको रिपोर्ट दे देंगे. सो ये तो हो गई डायरेक्ट जांच. इसमें आपको पता चल जाएगा कि फीटस को क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम डाउन सिंड्रोम है या नहीं है. Correct. अगर कभी कभी हमारी जो स्क्रीनिंग टेस्ट डिले हो गई, पेशेंट सोच रहा है उसका 14-15 वीक कंप्लीट हो गया तो अब क्या करें? अब हम प्लासेंटा की सैंपल नहीं लेते. इस टाइम पे यानी 15 to 16 वीक्स के बाद बेबी के अराउंड का जो पानी होता है उसका हम सैंपल लेते हैं नीडल से. उसमें भी बच्चे के सेल्स जो शेड होते रहते हैं नॉर्मली तो ये जो शेडेड सेल्स है वो अगेन लेबोरेटरी में सेपरेट करके कल्चर करके उस पे जांच के टेस्ट करके आपको रिपोर्ट मिल जाता है. दिस इज एमनियोसेंटेसिस. दिस इज एमनियोसेंटेसिस. सो ये दोनों तो कंफर्मेटरी काइंड ऑफ टेस्ट हो गए ना डॉक्टर प्रिया. Yes. मतलब स्क्रीनिंग में हमारा एक एंटी स्कैन विद डबल मार्कर जो कुछ ब्लड टेस्ट हो गया एंड कंफर्म करना है तो वी कैन गो फॉर कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग. एंड ये एक आजकल नया NIPT करके आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करते कि क्या है. सो बहुत कंफ्यूजन हुआ है NIPT की वजह से पब्लिक के मन में, इवन ऑब्स्टेट्रिशियंस हमारे भी सारे. सो व्हाट इज इट? बेसिकली नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट. ओके, जो हमने क्रोमोसोम्स मतलब प्लासेंटल बायोप्सी और एमनियोसेंटेसिस बोला वो इन्वेजिव टेस्ट है. वहाँ पे हमने नीडल इंसर्ट कर दी तो इन्वेजिव हो गए. ओके, बट क्योंकि हमने इन्वेजिव किया वो 100% हो गया. दैट इज द ओनली टेस्ट विच विल गिव यू 100% रिजल्ट. अब कुछ लेडीज को बड़ा डर लगता है क्योंकि जब इन्वेजिव करते हैं तो 500 में एक चांस होता है कि मिसकैरेज हो जाए, लीक हो जाए, पेन हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो उस वजह से मिसकैरेज होने की चांसेस रहती है. तो उसकी ऑल्टरनेटिव में एक टेस्ट निकाला गया नॉन इन्वेजिव. तो इसमें हम कोई भी प्रकार से नीडल इंसर्ट नहीं करेंगे यूट्रस में या बेबी में. तो इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम लेंगे मदर का ब्लड. ओके, मदर्स ब्लड like we do for any other routine Blood testing. testing. So we just take the blood and
इसमें जो प्लासेंटा के थ्रू बेबीज के फीटस के जो सेल्स है, प्लासेंटा के सेल्स है, वो मदर की सर्कुलेशन में स्पिल होते रहते हैं। एंड ये सेल्स को अब हमारी लैब्स में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस होगी कि ये छोटा सा फ्रैक्शन को वो लेके इतनी ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं और वो उसमें स्टडी करते हैं, उसमें जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो उसमें अगर हमें ये डाउन सिंड्रोम देखना है, ट्राइसोमी 18 वो देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक ज़रूर क्वेश्चन की बात कहना चाहूँगी कि क्योंकि हमने इसमें कहीं पे भी डायरेक्टली फीटस का सैंपल नहीं लिया है, ये मदर के सैंपल से हम लोग फीटस के जो प्लासेंटा के सेल्स स्पिल हो रहे हैं उसको हमने सेपरेट करके बड़ी हाई टेक्नोलॉजी से किया है असेस। तो इसमें ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। करेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें 99% श्योरिटी से हमको जो एब्नॉर्मैलिटी या डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग में पता चलता है। एंड जो लैबोरेटरी या जो ये टेस्ट बनाने वाली कंपनीज है उन्होंने खुद एक डिस्क्लेमर दिया है कि अगर हमारी टेस्ट में आपके NIPS में आपको 99% श्योरिटी से जो रिजल्ट आता है उसमें अगर हाई रिस्क आता है तो आप प्लीज अपनी इन्वेजिव करके कंफर्म करो, क्योंकि ये जो सेल्स है ना एक्चुअल प्लासेंटा से आ रहे हैं। हो सकता है कि फीटस का कुछ मिस हो, तो प्लीज कंफर्म, प्लीज डू एमनियोसेंटेसिस, देन कंफर्म एंड देन ओनली यू टेक अ डिसीजन। जैसे डॉक्टर रिचा बोल रही थी कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। तो कपल्स आजकल वर्किंग कपल्स देखिए, हमको तो 100% चाहिए, हमको गारंटी चाहिए, या तो हमको 1% का भी हमारे फीटस में डिफेक्ट नहीं चाहिए। तो बहुत सारी कपल्स डू नॉट विश टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। तो इन दैट केस हम उनको एमनियोसेंटेसिस करके जो रिजल्ट देते हैं कि देखिए अब ये डाउन सिंड्रोम है, तो देन द कपल टेक्स देयर choice, they do an informed choice. So this is the step. But अगर हमने NIPS किया और हमको लो रिस्क का रिजल्ट आ गया तो 99% इज अ वेरी डिसेंट, वेरी गुड परसेंट ऑफ स्क्रीनिंग। सो ये स्क्रीनिंग में 99% जो टेस्ट बता रही है कि हाँ डाउन सिंड्रोम के बारे में इतना कम रिस्क, then we are okay. We'll just not do the amniocentesis. Right. So it is kind of take it as a whole cafeteria approach है। आप स्क्रीनिंग कर लें, और अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि हम लोग कैसे स्क्रीनिंग करें, और NIPT को भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह से यूटिलाइज कर लें। और थोड़ा भी डाउट हो, कभी कभी मेरी भी प्रैक्टिस में ऐसा हुआ है कि जब मैंने NIPT के लिए भेजा है और उसमें सेल्स नहीं मिलते हैं, तो उसके अपने भी थोड़े से ये जो ड्रॉबैक है जो आपने बोला ये एकदम सही है। एक्चुअली मैं बोलना भूल गई, इसमें बोलते हैं फीटल फ्रैक्शन, क्योंकि कुछ ओबीज मदर्स होंगी अगेन, तो उनका खुद का वेट ज्यादा है, उनका खुद का वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसमें ना कभी कभी फीटस का जो ये फ्रैक्शन आना चाहिए वो कम आ जाता है, तो वो कॉपीज ही लैबोरेटरीज उसको सेपरेट नहीं कर पाते। करेक्ट। तो इसका हर चीज़ों का एक अपना ये लिमिट है, बट देन दे ऑल आर पॉजिटिव एडवांसेस इन साइंस एंड वी शुड यूटिलाइज एवरीथिंग। एंड डाउन सिंड्रोम अगर किसी मदर, किसी पेरेंट्स को, बिकॉज आई हैव गॉट पेरेंट्स जिनको पता है कि डाउन सिंड्रोम है बट दे डोंट विश टू अबॉर्ट, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली रिस्पेक्टेबली एक्सेप्टेड कि आप डिसीजन ले, सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, सो दैट यू कैन मेक द अदर चेंजेस or you can welcome your baby in whatever form. Yes, in we are just trying to give them just a clear idea, perspective, and is there. If you are absolutely okay with having a, why not? Why not? Why not? Thank you so much, Dr. Priya. It was such a pleasure talking to you again. My फिर pleasure. भी जाते जाते अगर आपको हमारे viewers के साथ कुछ भी share करना है which is close to your heart, we'll be more than happy to hear you. Here तो I would say कि please do not skip any of these scans due to any of your anxieties कि मैं कैसे जाऊँ, मैं अब नहीं जाते हैं, हस्बैंड नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज ये सारे ना एंटी स्कैन और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज अबाइड बाय व्हाट योर ऑब्स्टेट्रिशियन इज टेलिंग यू, एंड that's it. And lots of advancements have happened. Please utilize all these things. As you're utilizing the technology in your mobile phones, right, please utilize the technology in medical field too. Correct. Yes. So hope everybody enjoyed this talk. It was such a pleasure talking to you, Dr. Priya. Thank you so much.